साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता संतति खंड 1 पार्ट 2 का 12वां बयान लेकर के। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज 5 दिन के बाद देवी सिंह लौट कर आए हैं। जिस कमरे का हाल हम ऊपर लिखाए हैं उसी में राजा वीरेंद्र सिंह, उसको दोनों लड़के भैरव सिंह, तारा सिंह और कई सरदार लोग बैठे हैं। इंद्रजीत सिंह की तबीयत अब बहुत अच्छी है और वे चलने फिरने लायक हो गए हैं। देवी सिंह को बहुत जल्द लौट आते देखकर सभी को विश्वास हो गया कि जिस काम पर मुस्तैद किए गए थे उसे कर चुके, मगर ताज्जुब इस बात का था कि वे अकेले क्यों आए। वीरेंद्र, कहो देवी सिंह, खुश तो हो? देवी, अरे खुशी तो मेरी खरीदी हुई है। और लोगों की तरफ देखकर, अच्छा अब आप लोग जाइए, बहुत विलम्ब हो गया। दरबारियों और खुशामदियों के चले जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने देवी सिंह से पूछा, वीरेंद्र कहो उस अर्जी में जो कुछ लिखा था सच था या झूठ? देवी, उसमें जो कुछ लिखा था बहुत ठीक था। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही उन दुष्टों का पता लग गया, मगर क्या कहें, ऐसी ताज्जुब की बात देखने में आई कि अभी तक बुद्धि चकरा गई है। वीरेंद्र हंसकर, उधर तुम ताज्जुब की बातें देखो, इधर हम लोग अद्भुत बातें देखें। देवी, सो क्या? वीरेंद्र, पहले तुम अपना हाल कह लो तो यहाँ का सुनो। देवी, बहुत अच्छा, फिर सुनिए। रामशिला पहाड़ी के नीचे मैंने एक कागज़ अपने हाथ से लिखकर चिपका दिया, जिसमें ये लिखा था, हम खूब जानते हैं कि जो अग्निदत्त के विरुद्ध होता है उसका तुम लोग सिर काट लेते हो, जिसका घर चाहते हो लूट लेते हो। मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि अग्निदत्त का दुश्मन मुझसे बढ़कर कोई न होगा, और गया जी में मुझसे बढ़कर मालदार भी कोई नहीं है। इस पर मज़ा ये कि मैं अकेला हूँ। अब देखना चाहिए तुम लोग क्या कर लेते हो। आनंद, अच्छा तब क्या हुआ? देवी, उन दुष्टों का पता लगाने के उपाय तो मैंने और भी कई किए थे, मगर काम इसी से चला। उस राह से आने जाने वाले सभी उस कागज़ को पढ़ते थे और चले जाते थे। मैं उस पहाड़ी के कुछ ऊपर जाकर पत्थर की चट्टान की आड़ में छिपा हुआ हरदम उसकी तरफ देखा करता था। एक दफ़े 2 आदमी एक साथ वहाँ आए और उसे पढ़ मूँछों पर ताव देते शहर की तरफ चले गए। शाम को वे दोनों लौटे और फिर उस कागज़ को पढ़ सिर हिलाते बराबर की पहाड़ी की ओर चले गए। मैंने सोचा कि इनका पीछा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कागज़ के पढ़ने का असर सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों पर हुआ। आखिर मैंने उनका पीछा किया और जो सोचा था वही ठीक निकला। वे लोग 15-20 आदमी हैं और हट्टे कट्टे और मुस्टंडे हैं। उसी झुंड में मैंने एक औरत को भी देखा। आहा, ऐसी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। पहले मैंने सोचा कि वह इन लोगों में से किसी की लड़की होगी, क्योंकि उसकी अवस्था बहुत कम थी, मगर नहीं, उसके हाव भाव और उसकी हुकूमत भरी बातचीत से मालूम हुआ कि वह उन सभी की मालिक है। पर सच तो यह है कि मेरा जी इस बात पर भी नहीं जमता। उसकी चाल ढाल, उसकी बढ़िया पोशाक और उसके जड़ाऊ कीमती गहनों पर, जिसमें सिर्फ खुश रंग मानिक ही जड़े हुए थे, ध्यान देने से दिल की कुछ विचित्र हालत हो जाती है। मानिक के जड़ाऊ जेवरों का नाम सुनते ही कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह चौंक पड़े। इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह का भी चेहरा बदल गया और उस औरत का विशेष हाल जानने के लिए घबराने लगे, क्योंकि उस रात को इन चारों ने इस कमरे में, या यूँ कहिए कोठरी में, जिस औरत की झलक देखी थी वह भी मानिक के जड़ाऊ जेवरों से ही अपने को सजाए हुए थी। आखिर आनंद सिंह से न रहा गया। देवी सिंह को बात कहते कहते रोक करके पूछा, आनंद, उस औरत का नक्श जरा अच्छी तरह कह जाइए। देवी, सो क्यों? वीरेंद्र लड़कों की तरफ देखकर, तुम लोगों को ताज्जुब किस बात का है? तुम लोगों के चेहरे पर हैरानी क्यों छा गई है? भैरव,
जी, वह औरत भी जिसे हम लोगों ने देखा था ऐसे ही गहने पहरे हुए थी जैसा चाचा जी कह रहे हैं। वीरेंद्र, हाँ। भैरव, जी हाँ। अब ये भैरव सिंह और देवी सिंह का रिश्ता तो मामा भांजे का था, मगर भैरव सिंह उन्हें चाचा जी कहा करते थे। देवी, तुम लोगों ने कैसी औरत देखी थी? वीरेंद्र, सो पीछे सुनना, पहले तो ये पूछते हैं उसका जवाब दे लो। देवी, नक्सिक सुन के क्या कीजिएगा? सबसे ज़्यादा पक्का निशान तो यह है कि उसके ललाट में 2-2.5 अंगुल का एक आड़ा दाग है। मालूम होता है शायद उसने कभी तलवार की चोट खाई है। आनंद, बस 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 रहने दीजिए। इंद्र, बेशक वही औरत है। तारा, कोई शक नहीं है, वही है। भैरव, अवश्य वही है। वीरेंद्र, मगर आश्चर्य है, कहाँ उन दुष्टों का संग और कहाँ हम लोगों के साथ आपस का बर्ताव। भैरव, हम लोग तो उसे दुश्मन नहीं समझते। देवी, अब हम न बोलेंगे जब तक यहाँ का खुलासा हाल न सुन लेंगे। न मालूम आप लोग क्या कह रहे हैं। वीरेंद्र, खैर यही सही, अपने लड़के से पूछिए कि यहाँ क्या हुआ। तारा, जी हाँ, सुनिए मैं अर्ज करता हूँ। तारा सिंह ने यहाँ का बिल्कुल हाल अच्छी तरह कहा। फूल तो फेंक दिए गए, मगर गुलदस्ते अभी तक मौजूद थे, बेबी दिखाए। देवी सिंह हैरान थे कि ये क्या मामला है। देर तक सोचने के बाद बोले, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि यहाँ वही औरत आई होगी जिसे मैंने वहाँ देखा है। वीरेंद्र, यह शक भी मिटा डालना चाहिए। देवी, उन लोगों का जमाव वहाँ रोज़ ही होता है जहाँ मैं देख आया हूँ। आज जरा तारा या भैरव को अपने साथ ले चलूँगा, ये खुद भी देख लेंगे कि वही औरत है या दूसरी। वीरेंद्र, हाँ ये बात ठीक है, आज ऐसा ही करना। हाँ, अब तुम अपना हाल आगे कहो। देवी सिंह, मुझे ये भी मालूम हुआ है कि उन दुष्टों ने हमेशा के लिए अपना डेरा उसी पहाड़ी में कायम किया है, और बातचीत से ये भी जान गया कि लूट और चोरी का माल भी वे लोग उसी ठिकाने कहीं रखते हैं। मैंने अभी बहुत खोज उन लोगों की नहीं की, जो कुछ मालूम हुआ था आपसे कहने के लिए चला आया। अब उन लोगों को गिरफ्तार करना कुछ मुश्किल नहीं है। हुक्म हो तो थोड़े से आदमी अपने साथ ले जाऊं और आज ही उन लोगों को उस औरत के सहित गिरफ्तार कर लाऊं। वीरेंद्र, आज तो तुम भैरव या तारा को अपने साथ ले जाओ, फिर कल उन लोगों की गिरफ्तारी की फिक्र की जाएगी। आखिर भैरव सिंह को अपने साथ लेकर के देवी सिंह बराबर के पहाड़ पर गए, जो गया जी से 3-4 कोस की दूरी पर होगा। घूम घुमैया और पेचीली पगडंडियों को तय करते हुए पहर रात जाते जाते ये दोनों उस खो के पास पहुँचे जिसमें बदमाश डाकू लोग रहते थे। उस खो के पास ही एक छोटी सी गुफा थी जिसमें मुश्किल से 2 आदमी बैठ सकते थे। इस गुफा में एक बारीक दरार ऐसी पड़ी हुई थी जिसमें ये दोनों अय्यार उस लंबी चौड़ी गुफा का हाल बखूबी देख सकते थे जिसमें वे डाकू लोग रहते थे। इस तरह और इस समय वे सबके सब वहाँ मौजूद भी थे, बल्कि वह औरत भी सरदारी के तौर पर छोटी सी गद्दी लगाए वहाँ मौजूद थी। ये दोनों अय्यार उस दरार से उन लोगों की बातचीत तो नहीं सुन सकते थे, मगर सूरत, शक्ल, भाव और इशारे अच्छी तरह देख सकते थे। इन लोगों ने इस समय वहाँ 15 डाकुओं को बैठे हुए पाया, और उस औरत को देखकर भैरव सिंह ने पहचान लिया कि यह वही औरत है जो कुंवर इंद्रजीत सिंह के कमरे में आई थी। आज वह वैसी पोशाक या जेवरों को पहने हुए न थी, तो भी सूरत, शक्ल में किसी तरह का फर्क न था। इन दोनों अय्यारों के पहुंचने के बाद 2 घंटे तक वे डाकू आपस में कुछ बातचीत करते रहे। इस बीच में कई डाकुओं ने 2-3 दफ़े हाथ जोड़कर उस औरत से कुछ कहा, जिसके जवाब में उसने सिर हिला दिया, जिससे मालूम हुआ कि मंजूर नहीं किया। इतने ही में एक दूसरी हसीन, कमसिन और फुर्तीली औरत लपकती हुई वहाँ आ मौजूद हुई। उसके हाँफने और दम फूलने से मालूम होता था कि वह बहुत दूर से दौड़ती हुई आ रही है। उस नई आई औरत ने न मालूम उस सरदार औरत के कान में झुककर क्या कहा, जिसके सुनते ही उसकी हालत बदल गई। बड़ी बड़ी आंखें शुष्क हो गई, खूबसूरत चेहरा तमतमा उठा और तुरंत उस नई औरत के साथ ले उस खो के बाहर चली गई। वे डाकू उन दोनों औरतों का मुँह देखते ही रह गए, मगर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी।
जब 2 घंटे तक दोनों औरतों में से कोई न लौटी तो बाकी के जो डाकू लोग थे वे भी उठ खड़े हुए और उस खो के बाहर निकल गए। उन लोगों के इशारे और आकृति से मालूम होता था कि वे दोनों औरतों के यकायक इस तरह चले जाने से ताज्जुब कर रहे हैं। यह हालात देखकर देवी सिंह भी वहाँ से चल पड़े और सुबह होते होते राजमहल में आ पहुँचे। तो साथियों, यहीं पर मैं विराम लेता हूँ और अगले वीडियो में अगले बयान के साथ मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा फिर से मुखातिब होऊंगा एक बार फिर से आपके सामने। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। देखते रहे मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।